Hello everyone, I am Manisha Vaid, PGT History from Kendriya Vidyalaya number 1 Rewa. Today I am going to start theme 8 Peasants, Jamidar and the State video part 2. In this video we will discuss about the village community, caste and the rural milieu, panchayats and headmen, village artisans, a little republic. The village community, जिसमें हम एक ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ेंगे। जाति और ग्रामीण माहौल के बीच में क्या संबंध था, पंचायत और मुखिया के बारे में, मुखिया का चयन कैसे होता था, विलेज आर्टिशंस कौन थे, पंचायत के फंक्शंस क्या थे और गांव को एक छोटा गणराज्य क्यों कहा गया है। द विलेज कम्युनिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पीजेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। अगर हम समाज के उन समूहों पर नज़र डालें जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में शामिल होते हैं तो उनके रिलेशंस, उनके आपसी झगड़ों के बारे में भी पता चलता है। पीजेंट्स का अपनी लैंड पर इंडिविजुअल ओनरशिप होती थी। जहाँ तक उनके सोशल एग्जिस्टेंस का सवाल है, वो एक कलेक्टिव रूरल कम्युनिटी का हिस्सा थे। इस कम्युनिटी के 3 कंपोनेंट्स थे, द कल्टिवेटर्स, द पंचायत एंड द विलेज हेडमैन, जिसे मुकद्दम या मंडल भी कहा जाता है। कास्ट एंड रूरल मिलियो, deep inequalities on the basis of caste and other caste like distinctions meant that the cultivators were a highly heterogeneous group. कास्ट और अदर कास्ट के बीच में पीजेंट्स कई समूहों में बटे हुए थे। जो खेती की जुताई करते थे वो भी उनकी संख्या ऐसे लोगों की थी जो खेतों में मजदूरी करते थे या निम्न स्तर के काम करने में लगे हुए थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी जाति के आधार पर लोगों को कुछ काम ऐसे दिए जाते थे जिसको हर कोई नहीं करता है और वो गरीब रहने के लिए मजबूर थे। उस समय सेंसस तो नहीं थी, पर जो भी आंकड़े हमारे पास हैं जिनसे हमें पता चलता है, गांव की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों के पास था जिनके पास रिसोर्सेस कम हैं और कास्टिज्म सिस्टम की वजह से उन पर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थीं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में हलाल खुरान और बिहार में मल्लाजादे अर्थात नाविकों के पुत्र एक प्रकार से स्लेव्स की लेवल के थे। Caste and rural background. There was a direct correlation between caste, poverty and social status at the lower strata of society. सोसाइटी में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। इसका मतलब है जो समाज में लोअर कास्ट के लोग थे उनको जो काम मिलता था वो भी निम्न स्तर का था। निम्न स्तर के होने के कारण उनका भुगतान भी कम होता था, तो उनके पास पैसा भी नहीं था और गरीबी थी और कास्ट भी लोअर कास्ट थी, साथ साथ गरीबी थी, इसलिए समाज में उनकी हैसियत भी कम थी। तो ज़्यादातर निचले तबकों में हमें इन तीनों के बीच में एक सीधा रिश्ता दिखाई देता है, लेकिन अगर हम बीच के समूहों में देखें तो ऐसा नहीं मिलता। 17वीं सेंचुरी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में राजपूतों को किसानों के रूप में बताया गया है। जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में राजपूतों के मुकाबले उनका स्तर नीचे था। 17वीं सेंचुरी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के इलाके में गौरव कम्युनिटी ने भी किया है। इसके बावजूद वो ज़मीन की जुताई के काम में लगे हुए थे। अहीर, गुज्जर और माली भी कैटल रेयरिंग और हॉर्टिकल्चर में हुए मुनाफे की वजह से सोशल स्टेटस इनका कुछ ऊपर बढ़ गया था। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरे जातियां भी, जिसमें से सदागोप और कैवर्त भी किसानों जैसी सोशल स्टेटस पाने लगी थी।
ये चित्र देखिए जिसमें पंचायत को दर्शाया गया है। जैसे पंचायत के सदस्य हैं और गांव के अन्य सदस्य मिलकर चर्चा कर रहे हैं। यहीं पर महत्वपूर्ण फैसलों का निर्णय भी होता था। पंचायत एंड हेडमैन। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, मतलब इसमें बुजुर्ग ज़्यादा होते थे। आमतौर पर वो गांव के इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी का पुश्तैनी अधिकार था। कई कास्ट के लोग रहते थे और पंचायत में भी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती थी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का हेड एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। मुखिया का इलेक्शन गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। इस चुनाव के बाद इसकी मंजूरी उन्हें जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया हेडमैन अपने पद पर तब तक बना रहता था जबकि लोगों को उस पर, गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा है। ऐसा ना होने पर बुजुर्ग उसे हटा भी सकते थे। पंचायत के मुखिया का मुख्य काम गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना था और पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन टैक्स ऑफिसर्स की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा करते थे और इसका उपयोग फ्लड जैसे नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए भी होता था। कभी कभी सोशल वेलफेयर के लिए भी इनका काम होता था और जैसे छोटे मोटे बांध बनाना और नहर खोदना। ये देखिए जाति पंचायत। पंचायत का एक बड़ा काम ये देखना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपनी कास्ट की लिमिट के अंदर रहें। ईस्टर्न इंडिया में सभी मैरिज मंडल की मौजूदगी में होती थी। इसको ये भी ऐसे भी कहा जा सकता था कि जो जाति की अवहेलना करे, मतलब जाति की बात नहीं माने, लोगों का एटीट्यूड कैसा है, गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और अपनी कम्युनिटी से बायकॉट जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार था। कम्युनिटी से बाहर निकालना एक बड़ा स्टेप था जो एक लिमिटेड टाइम के लिए लगाया जाता था। इसके तहत जिसको पनिशमेंट मिला है उसे गांव छोड़ना पड़ता था। ऐसे में वो अपने कास्ट से बाहर हो जाता था और अपने प्रोफेशन से भी बाहर हो जाता था। और ऐसी पॉलिसीज़ इसलिए बनाई गई थी जिसमें लोग अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकें और इतने कठोर दंड के कारण अक्सर लोग अपने जातिगत रिवाजों को मानते थे। ग्राम पंचायत के अलावा हर गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। इसे जाति पंचायत कहा जाता है। गांव में या समाज में, ग्रामीण समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थीं। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थीं। जाति पंचायतें ज़मीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े भी सुलझाती थीं। ये भी तय करती थीं कि शादियां जातिगत मानदंडों, कास्ट नॉर्म्स के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हैं। गांव में अगर कोई फंक्शन होता था तो कब किसको पहले सीक्वेंस में, किसको पहले किया जाएगा, किसको बाद में किया जाएगा, जो रिचुअल्स होते थे वो भी किस क्रम में होगा। अगर क्रिमिनल जस्टिस को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। वेस्टर्न इंडिया, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें हायर कास्ट, अपर कास्ट या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही, मतलब ज़बरदस्ती टैक्स लेने की शिकायत की गई है। आमतौर पर ये एप्लीकेशंस
ग्रामीण समुदाय विलेज कम्युनिटी के नीचे तबके के लोग करते थे। अक्सर लोग कलेक्टिव एप्लीकेशन भी देते थे, जिसमें किसी कास्ट या कल्ट के सम्भ्रांत समूहों की मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे। एक उसमें से ज़्यादा टैक्स की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, खासकर सूखे के समय या किसी दूसरी डिजास्टर के समय में। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक है, और वो समझते थे ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करना चाहिए। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। इसका अर्थ है कि पंचायत क्या फैसला करती है और राज्य क्या फैसला करता है, वो अक्सर अलग अलग हो जाते थे। ज़्यादातर जब ज़्यादा टैक्स की मांग होती थी तो पंचायत अक्सर कंप्रोमाइज़ कराती थी, और जहाँ पर समझौते नहीं हो पाते थे वहाँ किसान विरोध के लिए ज़्यादा कठोर तरीके अपनाते थे, जैसे गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली ज़मीन आसानी से उपलब्ध थी, लेकिन श्रम को लेकर के कंपटीशन था, इसीलिए गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहरों के हाथ में एक प्रभावी अधिकार था। विलेज आर्टिसंस अलग अलग तरह के प्रोडक्शन वर्क में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक रोचक पहलू था। यहाँ देखिए आप, लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, जिसमें एक पॉटरी बना रहा है और दूसरे चित्र में कुछ लोग कपड़े पर कढ़ाई या रंगाई का कार्य कर रहे हैं। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में होते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर आर्टिसंस के होते थे। कभी कभी किसान और आर्टिसंस के बीच में फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों प्रकार के काम करते थे। खेतीहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे, जैसे कपड़ा रंगना, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तन पकाना, खेती के औजार बनाना या उनकी मरम्मत करना। ये देखिए, इसमें चित्रों में बांस पर कुछ महिलाएं और पुरुष काम कर रहे हैं, कुछ टोकरी बना रहे हैं, कुछ बांस का सामान बना रहे हैं। यहाँ पर एक पॉटर्स मिट्टी के बर्तन बना रहा है और ब्लैक इसमें लोहे के उपकरण बना रहा है। कंपनसेशन बाय विलेजर्स टू आर्टिसंस, दस्तकार जो कार्य करते थे, दस्तकार इसका मतलब आर्टिसंस जो कार्य करते थे उनका भुगतान कैसे होता था, क्योंकि गांव में रहने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंड था। जो खेती करता था उसके पास दूसरे उपकरणों के लिए उसी पर, जैसे मिट्टी के बर्तनों के लिए कुम्हार पर, लोहे के सामान के लिए लोहार पर, सुनार पर, कपड़ा रंगने वाले पर, नाई पर, बढ़ई पर, इन पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये किस प्रकार से अपना लेन देन करते थे, कभी कभी बार्टर सिस्टम से, जैसे वस्तुओं के आदान प्रदान से होता था, और कभी दूसरे प्रकार से भी होता था। देखिए किस प्रकार से उनका भुगतान किया जाता था। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से सेवाओं की अदायगी करते थे। कभी तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या कभी ज़मीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी हो। ये कैसी होगा उनका पेमेंट, ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों को मीरास या वतन बन गई, जिस पर आर्टिसंस का पुश्तैनी अधिकार हो गया। कभी कभी व्यवस्था थोड़ी बदले हुए रूप में भी पाई जाती है, जहाँ पर आर्टिसंस और हरेक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके कंपनसेशन की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। कभी कभी वस्तुओं का या सर्विसेज का एक्सचेंज होता था। 18वीं सेंचुरी के सोर्सेस हमें बताते हैं बंगाल में जमींदार लोहार, बढ़ई और सुनारों तक को
रोज का डेली अलाउंस और खाने के लिए कैश देते थे। इस सिस्टम को जजमानी सिस्टम कहा जाता था। हालांकि यह शब्द 16 और 17 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, लेकिन इनसे ये पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर ये रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि कैश पेमेंट का चलन बिल्कुल भी नहीं था। एक छोटा गणराज्य। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य लिटिल रिपब्लिक के रूप में देखा, जहां लोग कलेक्टिव लेवल पर साथ में मिलकर रिसोर्सेज और लेबर का आपस में शेयरिंग करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि गांवों में सामाजिक बराबरी, सोशल इक्वेलिटी थी। प्रॉपर्टी इंडिविजुअल ओनरशिप की थी, लेकिन फिर भी कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था। बहुत वहाँ गहरी विषमताएं थीं। कुछ पावरफुल लोग गांव पर के मसलों पर फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का एक्सप्लॉयटेशन मिलता था। जस्टिस करने का राइट भी पावरफुल लोगों को ही मिला था। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि गांव और शहर के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी कैश पेमेंट आ गया था। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में टैक्स का कलेक्शन भी कैश में ही किया जाता था। जो आर्टिशंस एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन करते थे, उन्हें उसका पेमेंट भी कैश में ही मिलता था। इसी प्रकार कॉटन, सिल्क, इंडिगो, इनका पेमेंट भी कैश में ही होता था। क्वाइंस ऑफ मुगल पीरियड। ये कुछ क्वाइंस हैं जो मुगल पीरियड में चलते थे। एक सिल्वर क्वाइंस हैं और एक सन के साथ में अकबर का क्वाइन का चित्र दिखाई दे रहा है। विलेज में मुद्रा। 17वीं सेंचुरी में फ्रांसीसी ट्रैवलर टेवर्नियर ने लिखा है, भारत में वो गांव बहुत छोटे कहे जाएंगे जहां मुद्रा का फेरबदल करने वाले सराफ न हो। बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ाते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की कीमत बढ़ा लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। राइट द चीफ फंक्शन ऑफ हेडमैन ऑफ विलेज पंचायत ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान पंचायत के मुखिया का प्रमुख कार्य क्या था? What functions were performed by जाति पंचायत of राजस्थान during the मुगल period? मुगल काल के दौरान राजस्थान की जाति पंचायत के क्या कार्य थे? How were the village artisans compensated by the villagers for their service? ग्रामीण दस्तकारों को उनकी सेवाओं की अदायगी किस प्रकार की जाती थी? Explain the sources of revenue of village panchayats during the मुगल रूल in India. भारत में मुगल शासन के दौरान ग्राम पंचायतों के राजस्व के स्रोत क्या थे? Assess the role played by panchayat in village ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान गांव में पंचायत की क्या भूमिका थी? वाई वेयर द जाति पंचायत फॉर्म ड्यूरिंग 16 and 17 centuries? एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान जाति पंचायत क्यों बनाई गई और उनके क्या कार्य थे? हम आशा करते हैं कि सभी छात्र इसके उत्तर लिख पाने में समर्थ होंगे। धन्यवाद। अगला टॉपिक वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। लो और ही नहीं है, सब भूल गए।
फिर से पढ़ें। क्या हुआ? शुरू से पढ़ना पड़ेगा।